ऑडियंस को काफ़ी पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, काफ़ी क्लेवर है। आपका कल्चर में संस्कृत है, मैथमेटिक्स है, आईटी है, सो ये लोग रिकॉग्नाइज करते हैं हमारा कल्चर पार्टली, मगर जो रिमेनिंग कल्चर है अभी उसको नॉलेज में नहीं है। तो रिमेनिंग कल्चर इस वजह से नहीं है क्योंकि मिथ है, कुछ भ्रांतियाँ बनी हुई है, या इस वजह से कि इंडिया सुपर पावर बन रहा है, यहाँ के आईटी प्रोफेशनल्स वहाँ जा रहे हैं और वहाँ पे लोगों को जॉब नहीं मिल पा रही और इंडियंस क्योंकि स्किल अच्छा है इसलिए जाकर कमा रहे हैं पैसा? वो इश्यू नहीं है। इश्यू ये है कि चाहे रिसेशन होगा या नहीं होगा, इंसान को हर हालत उसको दाल पानी चाहिए, या चाहे तो कोई आईटी ऑफिसर के वजह से होने वाला है, डजंट मैटर, मगर काम तो हमेशा होता है। चलिए मंदी की मार दूर हो जाए, कुछ चीज़ें अभी भी ठीक होने के लिए बची हुई है, लेकिन इसके बाद फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम राजकुमार जी से बात करेंगे उनके राज के बारे में, उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में, उस परिवार के बारे में जिसके लिए वो हिंदुस्तान की जड़ों से जुड़े हुए हैं। ब्रेक के बाद हमने आपको वादा किया था हम राज जी के, राजकुमार जी के राज के बारे में बात करेंगे, उसके बारे में बात करेंगे जिनकी वजह से मोटिवेट हुए इंडिया हाउस खोलने के लिए। आपसे जानना चाहेंगे राज जी, आपकी फैमिली में ऐसा कौन सा इंसिडेंट हुआ था जिसकी वजह से आप इतना बड़ा स्टेप उठा गए और इंडिया हाउस खोला और एक नई रिजीम को प्रमोट किया? क्योंकि आपके शायद सीए बनना चाहते थे और फैमिली दबाव की वजह से बनना चाहते थे, तो क्या कुछ हुआ था, वाकया क्या था? स्टार्टिंग पॉइंट हुआ था जब मैं 15 साल का था। फैमिली के अंदर की तरफ से इंस्ट्रक्शंस ऑर्डर मिला कि तुम जो मेरा फादर का जो प्रैक्टिस है, चार्ट अकाउंटेंट प्रैक्टिस है, उसको मेंटेन करो चाहे हम कर सके ना। उस टाइम पे तो मेरा एज था 15 साल 16 साल। प्रैक्टिस में मुझे काफ़ी डिपार्टमेंट जाना पड़ेगा था जहाँ मेरा एक्सपीरियंस बिल्कुल नहीं था, नॉलेज भी नहीं था। सो मैं उसी साल से प्रैक्टिस में हूँ जहाँ हमारा स्टडी अफेक्ट हुआ था, मगर साइड बाय साइड इवनिंग में मैंने अपना स्टडी पूरा किया। और वहाँ से लेकर के मैं हर साल जब पास हो रहा मैं फील कर रहा हूँ कि ठीक है, नो डाउट मैं जन्म तो नीलैंड में हुआ, काम धंधा तो नीलैंड में हो रहा है, मगर जो फीलिंग हो रहा है फॉरेनर्स के साथ इंडियन कल्चर काफ़ी मिसिंग हो रहा है। वो प्यार, वो कोल्ड सेंटिमेंट्स काफ़ी हमेशा बार बार वापस आ रहे हैं। डिस्टेंस को खत्म कर डेफिनेटली या। लेकिन आप सीए आप दबाव की वजह से बने, पेरेंट्स की, अपने पापा के दबाव की वजह से दबाव बने। तो अगर आप सीए नहीं होते तो आप क्या होते? क्या आपका फेवरेट प्रोफेशन था जिसकी तरफ जान? या एक्चुअली मेरा पिताजी का विश था कि मैं फुटबॉल खिलाड़ी होना चाहिए था, कि मैं फुटबॉल खेलूं, और इंडिया फुटबॉल में काफ़ी पिछड़ा भी है। डेफिनेटली, क्योंकि एक्चुअली मैं तो लास्ट फॉरवर्ड था और मेरा फुटबॉल का पीरियड था एज ऑफ 5 साल का मैं स्टार्टिंग कर रहा था, अब तो 30 साल तक, 30 ईयर्स तक। और एक बार ने एक प्रोफेशनल फुटबॉल क्लब मुझे अप्रोच किया कि तुम आगे जाओ इस लाइन में, क्योंकि ये बहुत अच्छा बात होगा ना कि तुम इंडियन हो बट रियल गुड फुटबॉल प्लेयर। तो मेरे मदर ने थोड़ा बहुत उसको ब्लॉक किया, अपोज किया कि बेटा उसमें क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। जहाँ मेरे फादर कहा कि नहीं उसको जाने दो, सो वहाँ मेरा डायरेक्शन चेंज हो गया। तो अभी भी आप फुटबॉल वगैरह खेलते हैं या जब इंडिया में बाउंसिंग बूटिया खेलता है या इंडोनेशिया के लिए वो खेलता है तो आप उसके गेम को एडमायर करते हैं, देखते हैं? मैं बहुत पहला इंसान हूँ जो पूरा मदद देने वाला हो अगर इंडिया फुटबॉल में कुछ हासिल कर सके, या उसमें हमारा दरवाज़ा फुली ओपन है, फुली सपोर्ट मिलने वाला है, क्योंकि हम फील करने वाला हूँ और कर रहे हैं कि हॉबी जो होते हैं स्पोर्ट्स के अंदर, उसमें कितना अच्छा चीज़ आगे हम बढ़ सके। या जो आप मिसिंग करते हैं नीदरलैंड में रह के, डच में रह के, जर्मनी में रह के, वो काफ़ी हद तक पूरा होता होगा इंडियन सीरियल से, बॉलीवुड से। तो वो कौन सी फिल्में हैं जो आपको अपनी ज़िंदगी करीब लगी या जिन्हें आप देखना चाहते हैं, बार बार देखना चाहते हैं? दो मूवीज़ होगा। एक मूवी उसका नाम मैं भूल गया, उसका एक्टर था संजीव कुमार। दूसरा वाला था काला पत्थर। वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि वहाँ का जो शब्द था, हिंदी बोली था,
और मेरा दादा दादी का जो बैकग्राउंड था वो काफ़ी मैचिंग हो रहा था। सो ये मूवी मैं काफ़ी बार देख सकता हूँ, दिन में 10 बार या 20 बार। और नई फिल्मों की बात करें, स्वदेश, रंग दे बसंती, लगान, या जिनमें नेचुरली एनआरआईज का और इंडिया का रिलेशन दिखाया गया, पूर्व पश्चिम। या वो इस commercial contribution in the entertainment sector, but it is not reflecting real India. Yeah. मतलब पुरानी फिल्मों का दिल से लगाव था, इस बार इनका लगाव पैसे से है। बिल्कुल बिल्कुल जी जी। और बाकी अगर आपके बारे में बात करें, म्यूजिक कौन सा पसंद है आपको? खाना अगर हिंदुस्तान में आते हैं तो कौन सा पसंद है? क्योंकि खाना- इंडियन फूड वहाँ पर आप मिस करते हो। ओके, मेरा शादी तो हुआ पंजाबी परिवार के साथ, सो नेचुरली उन लोगों का इन्फ्लुएंस मेरे सरसों का साग, मक्की की रोटी। या मगर मैं थोड़ा बहुत आजकल अवॉइड करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे अपना दल भरी रोटी चाहिए या दाल चाहिए। या और साउथ इंडियन का जो खाना होते हैं जैसे डोसा होते हैं या और वेजिटेबल डिशेज जो होते हैं वो भी मुझे काफ़ी अच्छा लगे। और वहाँ पर तो कम से कम एनआरआईज में इतना डिफरेंस नहीं होता होगा कि नॉर्थ से कौन है, साउथ से कौन है, नॉर्थ ईस्ट से कौन है, क्योंकि इंडिया में तो काफ़ी कुछ नज़र आता है, लैंग्वेज बैरियर और सब कुछ। वहाँ तो सब लोग एक साथ रहते हो। हाँ, तो वहाँ तो कोई ऐसे मिक्स नहीं होते हैं, सब काफ़ी फेसिबल है कि अगर खाना के वजह से ये साउथ इंडिया का होगा या नॉर्थ इंडिया का होगा या कोई रिलीजन के ऊपर, सो तो वहाँ काफ़ी ओपन है, एक्सेप्टेबल है। या और अगर आपने वाइफ चुनी, पंजाब से चुनी, जहाँ 5 नदियाँ बहती हैं, आप खुद 3 नदियों के संगम पे रहते हैं, आप दोनों की शादी के बाद कितनी पॉजिटिव एनर्जी मिली? क्योंकि एक हिंदुस्तानी वाइफ आपकी ज़िंदगी में, चाहे वो हाउस वाइफ रही, लेकिन आपको बहुत सपोर्ट किया। कौन सा वाक्य है जब आपको लगा कि अगर वो आपकी लाइफ में नहीं होती तो सब कुछ बिखर जाता है, टूट जाता है? मेरा मैसेज जो है काफ़ी मॉडर्न है, मॉडर्न इन द वे ऑफ ओपन है, नया अचीवमेंट बनाने के लिए, ट्रेडिशनल वे में, काम के अंदर भी और बिजनेस के अंदर भी। या काफ़ी कोई एक इंसिडेंट आपको याद हो कि जब उन्होंने बहुत सपोर्ट किया हो, बिजनेस में कोई प्रॉब्लम आ रही हो या इंडिया हाउस को लेकर भी प्रॉब्लम आ रही स्पेशली मेरा मिसेस को काफ़ी हमारा नीलन का जो परिवार है काफ़ी सपोर्ट दे रहे हैं, और इस ज़माने में मॉडर्न सोसाइटी में दिस ट्रेडिशनल वे में तो वो काफ़ी हाई बात है, काफ़ी अच्छा बात है। और आपकी जो बेटी है, जिस तरह से आपके पेरेंट्स का प्रेशर रहा कि आपको सीए बनना है, तो उसके लिए भी ऐसा होगा या वो फुटबॉल में भी जा सकती है, क्रिकेट में भी जा सकती है, ओपन फील्ड है, अपना कैरियर खुद चुन सकती है? इंडियन परिवार जो होते हैं विदेश के अंदर, जैसे हमारा अपना परिवार है, डिमांड होते हैं कि हेल्थ ठीक होना चाहिए, डिग्री हासिल होना चाहिए, उसके बाद शादी, उसके बाद फिर काम धंधा, उसके बाद फैमिली प्लानिंग। मतलब जो व्यवस्था थी, आश्रम व्यवस्था, वो अभी भी 25-25 साल की आश्रम व्यवस्था कहीं ना कहीं नज़र आती है। अगर ज़िंदगी की बात करें, सबसे जो नाजुक मोड़ होता है, टीनेज होती है या वो कॉलेज का सफ़र जो आपने तय किया उस वक्त, क्योंकि आप भी उसी उम्र से गुजरे थे जब इंडिया के स्टूडेंट्स, इंडिया का यूथ जेन नेक्स्ट बनना चाहता है, यूरोप की साइड में जाना चाहता है, आप अपने को इस तरह से प्रोटेक्ट कैसे कर पाए? प्रोटेक्ट तो वो शब्द नहीं है, मगर वो फीलिंग क्रिएट किया था फैमिली के अंदर से कि स्कूल के बाद मुझे अपना नाना के पास जाना था, नानी के पास उसको भी सेवा करना था। सो वहाँ से भी स्टार्ट हुआ कि एक तरफ सब नाती नाता है, सब और परफेक्ट, मगर अपना पेरेंट्स को सेवा करो, मगर सेम मोमेंट पे भी अपना नाना दादा दादी का भी सेवा करो। जॉइंट फैमिली जो इंडिया में टूट रही है, वहाँ बनी हुई है। जहाँ मेरा दादी जो है और मेरी नानी जो है वो काफ़ी मॉडर्न था, मेरे मम्मी से ज़्यादा मॉडर्न था। या और नानी की कहानी भी आपने सुनी होगी, कोई कहानी, कोई वाक्य? या वो हमेशा मुझे भेज रहा Motivate था। किया। जब मेरा एज था 17 ईयर्स का या 18 ईयर्स का, तो मेरा नानी पूछा था कि राज बेटे तुम जाओ वीडियो स्टोर में और महाभारत का मूवी और रामायण का मूवी उसको ले लो और मुझको फिर पहुंचा देना, क्योंकि मुझे उसको देखना, और तुम भी आ जाओ उसको देखने के लिए। सो मेरे नानी के साथ और मेरे साथ काफ़ी क्लोज रिलेशन था, सो उसका इंस्पिरेशन भी मिला था या इंडियन कल्चर की ओर। और अगर आप एनआरआई की तरह इंडिया की नज़र से देखें, तो कैसे आप क्या छवि बनाएंगे, क्या पेंट करेंगे इंडिया के लिए कि इंडिया में क्या कुछ बदला है और क्या कुछ बदलाव की ज़रूरत है? इंडिया में तो कुछ नहीं बदला, कल्चर के ऊपर ये बहुत अच्छा बात है, क्योंकि ये बहुत मेन की है, और जो माइनॉरिटी होते हैं इकोनॉमिक के बारे में या बिजनेस के बारे में, नेचुरली वो तो फिर एक ग्लोबल इशू होते हैं, उसका कोई डिफरेंस नहीं है। बॉम्बे का स्टॉक एक्सचेंज और एम्स्टर्डम का स्टॉक एक्सचेंज सिमिलर होते हैं, सेम लोग होते हैं, सिर्फ रंग डिफरेंट होते हैं। जहाँ कल्चर के ऊपर होते हैं
उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो ग्रोथ आपको कहीं ना कहीं खुशी देती है कि भारत में सी लाइन बन रहा है, दुनिया का सबसे बड़ा पुल भारत में बन रहा है, बिल्डिंग्स बन रही है, मेट्रो बन रही है, वो पॉजिटिव इमेज दिखाती है इंडिया की कि इंडिया में देखिए मोबाइल कनेक्शंस अमेरिका से ज़्यादा है, चाइना से ज़्यादा है, तो वो चीज़ कहीं ना या कहीं मगर फ़ायदा देती है, थोड़ा बहुत फ़ायदा देता है, थोड़ा बहुत, बेसिकली कल्चर देती है। वो भी नहीं होते हैं। और यही तो दुख बात है कि फॉरेनर्स पसंद करते हैं कि जो फॉरेनर्स होते हैं उनका देश में, चाहे चाइनीज़ है या कोई टर्की होगा या जापानीज़ होगा या कोई इंडियन होगा, तुम अपना कल्चर आगे लाओ, या एक्सट्रीमिज्म उसको मत पैदा करो, मगर अपना जो रियल कल्चर उसको ओपन करो ताकि हम भी उसको समझ पाए और आगे भी हम कुछ कर सकें। तो ये एक अच्छा मौका है उसको करने के लिए, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ हम लोग ला सकते हैं, इंडियन सोसाइटी इंडिया के अंदर, इंडियन सोसाइटी यूरोप के अंदर, क्योंकि वो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनते हैं। कितना फॉरेनर्स भी होते हैं जो यहाँ आकर के हिंदी कल्चर सीखा, वापस जा उसको भी लेक्चर देते हैं वहाँ पे नीलैंड के अंदर, तो वो अच्छा बात है, मगर भी कम बात होते हैं कि अपना लोग ये नहीं कर पाए, अपना लोग नहीं कर पाएगा ना, कहीं टीस है। अगर एक एनआरआई की नज़रों से हिंदुस्तान को देखिए तो सबसे बड़ी चीज़ जो हमारे पास है वो हमारी संस्कृति है, हमारी सभ्यता है, जिसे किसी भी कीमत पे गंवाना नहीं चाहिए, और पश्चिम से आई कोई हवा उसे बदल नहीं सकती। पश्चिम से स्वाइन फ्लू आ सकता है लेकिन संस्कृति नहीं आ सकती, संस्कृति हमारी है जिसे हमें बचाए रखना होगा। फिलहाल चलते चलते में इतना ही, अगले एपिसोड में फिर होगी मुलाकात, तब तक अपने प्रदेश और देश की खबरों के लिए देखते रहिए जनसंदेश।